अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का मिजाज जो है वो बेहतर होगा। गो कि सर्दी का जो मिजाज है वो तो काफ़ी उखड़ा उखड़ा है और हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली पंजाब के एरिया में किस तरीके से जो सर्दी है वो दिन के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है। और क्योंकि सूरज नहीं निकला तो वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ पर स्कूलों के औकात कार वो भी चेंज हो गए हुए हैं। सुबह 9:30 बजे स्कूल लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद जनाब बच्चे कह रहे हैं कि ठंड बड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि अब रियलाइज़ किया जाए कि जो बच्चों को हम विंटर वेकेशन दिसंबर में देते थे, इसको हम शिफ्ट करें जनवरी में, क्योंकि बड़ी ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। खैर जी, अपने शो के आगाज़ में आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि 12 जनवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच होने जा रहा है। T20 मैच की सीरीज़ है। पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत बुरी हार, हाय हाय, बहुत बुरी हार कैंगरू की जानिब से हमने देखा है कि उनको रिसीव हुई। शाहीन को कैंगरूज़ ने, मतलब हम कह रहे होते हैं कि शाहीन कभी कैंगरूज़ को दबोचने के लिए तैयार, कीवीज़ को दबोचने के लिए तैयार, और अब आप देखें शाहीन जहाँ इतनी कोट और इतनी फैंटी खा के आए हों तो आगे जाके अब कैसा परफॉर्म करते हैं। खैर, T20 का फॉर्मेट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर्मेट जहाँ पे हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऑकलैंड में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जमकर प्रैक्टिस भी की है और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में होने वाले पहले T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। शाहिन आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शाहिद आफरीदी के साथ हारिस रऊफ और जमान खान के साथ चौथे फास्ट बॉलर जो हैं वो आमिर जमाल होंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हमारी बॉलिंग का मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है। इम्कान है कि उसामा मीर पर मोहम्मद नवाज को तरजीह दी जाएगी, जबकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग्स की शुरुआत साइम अयूब करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का पहला मैच इंशाल्लाह ये कल से शुरू होने जा रहा है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सोशल एक्सपर्ट राय एम अजलान। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजलान एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि अजलान, ये जो टीम का खाका तैयार किया गया है, आप उसको कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम अदिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो टीम का स्केच बनाया जा रहा है, देखें दिस इज़ वर्ल्ड कप ईयर और दोनों टीमें इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर ले रही है। न्यूजीलैंड के कोच का भी जो स्टेटमेंट थी वो भी यही थी, और हमारी भी जो आज के मैच से पहले जो स्टेटमेंट्स रही हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी शाहीन की, वो भी यही थी कि हम इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पे ले रहे हैं। हमारे वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेस हैं। सो इन 17 मैचेस में हमें देखना होगा कि जो वर्ल्ड कप कैरेबियन में और USA में होने जा रहा है उसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। येस, रिजवान एंड बाबर हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एज एन ओपनिंग पेयर, लेकिन वो एक चलता हुआ तसलसल आ रहा था। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वक्त के चेंज होने के साथ साथ क्या हमारे पास एज ए बैकअप या रिप्लेसमेंट मौजूद है। तो इसके लिए ये किया जा रहा है कि साइम अयूब को ट्राई किया जा रहा है, बिकॉज़ वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनकी जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस थी वो एक उनके लिए समझ लें एक चिप है कि जिसको वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वर्ल्ड कप भी उन्हीं में खैर हमारे मैच तो खैर USA में, बट उनको एक्सपीरियंस है कैरेबियन में खेलने का। और जिस तरह से उनकी एक वो इमेज बनी हुई है कि एक बड़ा फ्लैम पॉइंट ओपनर हैं, तो उसको ट्राई किया जा रहा है विद रिजवान एज एन ओपनर। दूसरी चीज़ ये है कि रिजवान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह से होगा कि रिजवान की एक तरह से समझ लें कि फ़ैन फेवरेट बनना जो था वो न्यूजीलैंड से ही शुरू हुआ था। जब 2020-21 में पाकिस्तान की टीम वहाँ पे थी, उन्होंने प्रमोट किया था एज एन ओपनर और फिर परफॉर्म किया था। उसके बाद से फिर रिजवान एक तरह से देखा जाए तो नेवर लुक बैक व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। बाबर का इंटरेस्टिंग होगा कि वो एक अरसे से ओपनिंग करते हुए आ रहे थे, फॉर इंस्टेंस लाइक 2017 से ऑनवर्ड्स ओपन करते आ रहे थे इस फॉर्मेट में। उनका वन डाउन आना, दैन जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फ़खर जमान निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस वक्त इतना कंपटीशन है कि मेरा टीम में होना ही मेरे लिए एजाज़ की बात है। मुझे चौथा आ गया, मुझे छठे नंबर पे भी बैटिंग करने को देंगे तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। सो 4 ओपनर्स हैं हमारे पास, 4 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास। सो ये एक ऐसा फॉर्मेट है T20 का कि जिसमें हमारे पास बैकअप की कमी नहीं है, प्लेयर्स की कमी उस तरह से नहीं है। यस, लॉन्गर फॉर्मेट में हम स्ट्रगल कर रहे थे लाइक वर्ल्ड कप। T20 के फॉर्मेट में तो पाकिस्तान को वो आसान कहते हैं ना कि यदे तूला हासिल है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मुझे बताएं, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही बुरी शिकस्त खा के न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, तो आपको बॉडी लैंग्वेज क्या लगी? और स्पेसिफिकली शाहिन शाह अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? कहीं आपको लग रहा था कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं शेक हुआ है? और क्योंकि ऑफ कोर्स इतना वो भी करसे के बाद ऑफ कोर्स वो भी इंजर्ड रहे हैं, अनफिट रहे हैं, तो क्या क्या माहौल लग रहा था आपको वैसे?
आई थिंक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉन्फिडेंट लगे थे, बड़े काम लगे थे, मुझे कोई एजिटेशन या पैनिक उस तरह से नज़र नहीं आया। येस, उनकी इंजरी का एक इशू है जो कि उन्होंने खुद भी कहा था कि बिकॉज मैंने ओवर बहुत ज़्यादा किए हुए थे, इसलिए मैंने थर्ड मैच में मेडिकल पैनल का कहना यह था कि मुझे रेस्ट करवाया जाए ताकि आगे की मैचेस को मैनेज किया जा सके। ये पहला मौका होगा कि शाहीन आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल किसी मैच में कप्तानी कर रहे हैं। इससे पहले वो लाहौर कलंदर्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं और 2 मरतबा उनको टाइटल जितवाया हुआ है। सो उनके लिए कप्तानी ऐसा कोई नई चीज़ नहीं होगी, बट येस, एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और एक नेशनल साइड की कप्तानी करना बहुत फ़र्क चीज़ें होती हैं। सो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। बट ये वो बनती हुई बात चलती आ रही थी कि जी फास्ट बॉलर जो अच्छा कप्तान नहीं होता, बट हमारी हिस्ट्री में ऐसा है कि फास्ट बॉलर ही हमारे 2 बड़े कामयाब कप्तान जो हैं वो स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में रहे हैं, बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं। सो देखना होगा कि क्या वो जो एक रिवायत है वो चलती हुई आ रही, क्या उस पर वो कामयाब उतरते हैं कि नहीं। बट ये है कि बॉडी लैंग्वेज वाइज इट लुक्ड फाइन। सही। अच्छा अज़ान, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो आमिर जमाल की जो बॉलिंग है बड़ी शानदार रही, इनकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। न्यूजीलैंड में ये जो उनकी ट्रिक्स थी, जो उनकी बॉलिंग थी, आपको लग रहा है कि वैसे चल पाएंगी? देखिए, फॉर्मेट डिफरेंट होगा, कंडीशंस कुछ हद तक काफ़ी हद तक डिफरेंट होंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े ग्राउंड हैं, न्यूजीलैंड उसके मुकाबले में बहुत छोटे ग्राउंड होते हैं। ऑकलैंड का जो ईडन पार्क है तो वैसे ही बहुत छोटा सा ग्राउंड है। उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपने सारे मैचेस जो थे वो न्यूजीलैंड में खेले थे और फाइनल उनको खेलना पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया में। सो उनसे बाउंड्री हिट करना ही मुश्किल हुआ था, बिकॉज उनको इतनी आदत हो गई थी छोटे फॉर्मेट में खेलने की, छोटे ग्राउंड्स में खेलने की। वो एक फैक्टर है। बट ये है कि चूँकि यहाँ पे 20 ओवर्स हैं, 20 ओवर्स में होता ये है कि आमिर जमाल ने जहाँ 20, 22, 24 ओवर करने थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आमिर जमाल को यहाँ 24 गेंदें करनी होंगी। सेम गोज़ विद द बैटिंग कि आपको 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका बैटिंग नंबर है, पॉसिबल है कि आमिर जमाल की शायद बैटिंग ही ना आए कुछ मैचेस में, या मतलब अगर हमारे को कोलैप्स हो जाता है मिडिल ऑर्डर का तो फिर ही शायद बैटिंग आती है। अदरवाइज जैसे आप देखेंगे हमारे पास टॉप ऑर्डर में होनी भी नहीं चाहिए। 20 ओवर हैं, हमने रिजवान भी दे दिया, हमने फखर भी दे दिया, हमने साइम अयूब भी दे दिया, बाबर भी दे दिया, नहीं बारियां नहीं। साइम, रिजवान, बाबर, फखर, प्रॉब्ली इफ्तिखार, और उसके बाद अगर हमारा इतना बुरा ऑर्डर होता है कि आमिर जमाल की बारी आ जाती है तो फिर ही वो होगा। बट यस, उनको दूसरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे खेलने का डाउन अंडर, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अभी परफॉर्म किया हुआ है, एंड देन न्यूजीलैंड में आना। सो जो चेंज होगा वो ये होगा कि ग्राउंड छोटे होंगे। मतलब अगर जो न्यूजीलैंड की टीम जो है, जब ऑस्ट्रेलिया जब उनको खेलना पड़ता है तो बाउंड्रीज भी उनको करते हुए जो है स्कोर करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हैं वो काफ़ी यहाँ पर चल जाएंगे, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, और लास्ट में जल्दी से क्विकली मुझे बता दें जो पीसीबी के जो राइट्स अवार्ड हुए इस हवाले से। पीसीबी ने अपने राइट्स अवार्ड किए हैं, जो कि पीएसएल की रेवेन्यू मॉडल अगर देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, बल्कि किसी भी लीग के होते हैं। अब उसमें एक जंप देखने को मिला है कि 45% इंक्रीज़ आया है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में, और ये भी पाकिस्तान टेरिटरी के हैं। इसके अलावा 113% इंक्रीज़ देखने को मिला है जो लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स में। एक अच्छी अमाउंट में डिजिटल के राइट्स भी बिके, लेकिन उसकी कुछ डिटेल अभी पीसीबी ने उस तरह से नहीं दी, और जिन्होंने ख़रीदे उन्होंने भी कोई इस पर प्रेस रिलीज अभी तक इशू नहीं की। बट ये है कि ये एक अच्छी चीज़ इस तरह से है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू इस तरह से बढ़ना साबित करता है कि ब्रांड कितना कंसिस्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वैल्यू क्या है। सो इन हालात में जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी स्केप्टिकल है, एक इस चीज़ से पीएसएल का एज ए ब्रांड वैल्यू बढ़ना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारी ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोनॉमी के लिए बेहतर है। येस, क्रिकेट एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है हमारी स्पोर्ट्स इकोनॉमी में, बट एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी तरफ इंटरेस्ट है और उसमें इजाफा हुआ है। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग के केस में जिस कंपनी ने लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स उठाए हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनका अपना लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। सो ये देखना होगा कि उसको किस तरह से पुल ऑफ करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना ये है कि दे वेंट ओवर बोर्ड बाय समथिंग अराउंड 70 मिलियन का लॉस पर ईयर। सो अब ये देखना होगा कि जो उन्होंने इतनी एम्बिशियस बिड की है उसका उनको रिटर्न किस तरह से और क्या मिलता है। एग्जैक्टली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, राय अज़लान हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मैचेस के वाले से जो इंशाल्लाह कल से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड में, और ये मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। खैर कौन जीतेगा वो तो भी टाइम ही बताएगा, लेकिन हम एक बहुत बड़े मैच के वाले से बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में, हर कूचे में, हर छोटे छोटे कस्बे में हम देखेंगे कि वो मैच
देखा नहीं जाएगा बल्कि खेला भी जाएगा, फिर जो नताइज हैं उसके देखे जाएंगे रात में। मैं बात कर रही हूँ इलेक्शंस के हवाले से जो कि होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और तमाम तर नज़रें अब लोगों की यही हैं कि भाई क्या करें पॉलिटिकल पार्टीज वाले, ये इलेक्शंस होने में या नहीं होने। लोग आपस में मिल रहे होते हैं, मुसाफा कर रहे होते हैं, तो पूछे हाँ भाई क्या हाल है, भाई इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों के अंदर ये जो तजब्जुब है इसको लेके, वो इस वजह से भी क्योंकि हमारी पार्टी समहाउ आर नॉट लुकिंग रेडी फॉर इलेक्शंस। कल हमने देखा कि जी कल एक बड़ी पेशरफ हुई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल रहा है, कल उनको उनका बल्ले का निशान भी जैसे जो वापस मिला है, और उसके बाद फिर वो जितने कॉन्फिडेंटली बाहर आए और उन्होंने कहा कि अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो लगता है कि शायद उस प्रेशर में आके बाकी जो जमातें हैं वो अपनी एग्रेसिवली जो अपनी कैंपेन्स हैं वो दिखाएं। खैर अभी हमें कराची की मैं बात करूँ तो कराची में मुझे कहीं कैंपेन नज़र नहीं आ रही, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो वहाँ पे भी कहीं कैंपेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके वाले से मैं देख रही हूँ कि वो भी अभी लग रहा है कि अभी उनका जो मेन फोकस है वो कराची नहीं है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ घंटों के लिए लाहौर थे, और वो कोशिश करें कि लाहौर से जो अपनी सीट है उसको सिक्योर किया जाए। मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम लीग नून में भी जो कल सीटों के हवाले से बहुत सारा हम देख रहे हैं कि अभी भी विद इन द पार्टी काफ़ी सारे इशूज़ भी चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली होगा क्या। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो हम बात कर रहे थे कहने 242 से जहाँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा था कि शायद उनकी सपोर्ट में MQM अपनी वहाँ से जो कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर ले, लेकिन उन्होंने तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। और इस हल्के से जिसे आपको दोबारा से याद कराते चलूँ कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर सईद मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सुबह का समय, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं, हम तो अब वो टाइम है कि 1 महीने से कम का वक्त रह गया है, और हम डेली बेसिस पे चेक कर रहे थे कि भाई आज की क्या हैपनिंग है। कल आपको कुछ हैपनिंग नजर आई स्पेसिफिकली जो भी अदालती जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद आपको कहीं लगा हो पॉलिटिकल पार्टीज ने की जान पकड़ी हो? तो इतनी जान पकड़ी कि कल MQM ने नाम अनाउंस कर दिए, रात गए, और जो उम्मीदवार हैं 18 सीटों पर उन्होंने नाम अनाउंस कर दिए हैं। फारूक सत्तार साहब 2 नशिस्तों पर हैं, 241 साउथ से, और ज़िला गरबी की एक सीट है 244 वहाँ से। मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 सीटों पर हैं, 247 ज़िला बस्ती, और इसके साथ साथ जो एक सीट बनी हुई है वजह तनाज़ा 242 किमाड़ी से, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो 2-2 सीटों से उम्मीदवार हैं। और मजबूरी तौर पर 18 उम्मीदवार MQM ने अनाउंस किए हैं, और 3 सीटों पर तो एडजस्टमेंट की बात हो चुकी थी, जिसमें से एक थी ज़िला जुनूबी में लियारी की सीट 239, और 229 और 230 ज़िला मलीर की हैं। लेकिन ज़िला मलीर की जो 231 है उसकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से नहीं कहा गया था, लेकिन लगता है कि वहाँ से भी MQM नहीं होगी, क्योंकि अनाउंस नहीं किया कल उन्होंने। अच्छा। 231 पर भी नहीं किया, लगता है कि वो भी वहाँ से भी नून लीग आ सकती है। जब किमाड़ी की बात करें तो 242 की बात करें तो थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग हल्का है MQM का, तो MQM विड्रॉ कर लेगा अपने कैंडिडेट, और स्पेसिफिकली मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर उनके हैं तो, और दूसरे शहबाज शरीफ साहब। देखिए बात हो रही थी इस पर, हाँ इस पर बात हुई थी MQM से, तो उन्होंने कहा कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर हमारे यहाँ पर हैं, तो ये खुद नून लीग को भी सोचना चाहिए कि जब वो यहाँ पर आ रहे थे तो ये देखते कि यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उम्मीदवार होंगे। नून लीग कहेगी वो आप भी तो देखे, तो हम यही बात है। अच्छा, इसीलिए देखें अहमदिया, इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 जगह से 247 भी एक सेफ सीट एक साइड पर उनके पास मौजूद है, अगर वहाँ से विड्रॉ करते हैं तो एक और सीट पर वो मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ही सीट से कराए कराची में, वो ये चाहते थे कि कराची से एक उनकी एक नुमाइंदगी का तासुर जाए कि कराची में है, वोट उनके अच्छे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि MQM की भी वोट है, तो साथ शहबाज शरीफ साहब की भी एक अच्छी तगड़ी पोजीशन यहाँ पर है, इसीलिए उन्होंने इस सीट पर कराए हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें कि आप कोई गहमा गहमी नजर आई है, तो वो मेरे ख्याल में हम बात जिस तरह करते 13 जब ये हतमी फहरिस्त लग जाएगी तो उसके बाद फिर हमें गहमा गहमी नजर आ जाएगी। इस सीट पर एक और मसला ये है कि जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं 242 से जो नीचे दो नशिस्तें, उसकी बात भी हो रही है कि MQM चाह रही है कि वहाँ कम अज़ कम वो अपने उम्मीदवार खड़े करें। अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर आ जाते हैं NA पर, चूँकि मुस्तफ़ा कमाल साहब एक और सीट पर मौजूद है, तो लेकिन जो सूबाई असम्बली की सीट है उस पर तो MQM को वो दें, शेयर भी दें और वहाँ पर रहने दें। आपके पास क्या तलाते हैं कि आपस में भी इनकी बातचीत चल रही है? ये बात चल रही है, ऐसा ही है। देखें ये बात है, अभी तक वो उन्होंने ये अनाउंस कर दिए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल तरदीद कर दी है बड़े वाज़गाह अल्फाज में कि जी हाँ वही होंगे उम्मीदवार, लेकिन एक जो हमारी बात हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सीनियर रहनुमाओं से, तो अभी वो उन्होंने जो है ना बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही
रही होती है, तो उसमें आज का दिन बड़ा अहमियत का हमें लोग, वैसे तो ये अनाउंस कर दिया है, लेकिन चूंकि 2 सीटों पर है तो मुमकिन तौर पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन एमक्यूएम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि वो डटने के मूड में नजर आ रही है, लेकिन अगर हम ऊपर बात करें उनसे तो देखें बल्दियाती इंतखाबात से यकसर मुख्तलिफ इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम नून लीग का आपके स्पेसिफिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो नून लीग हमें वैसी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है, और अभी कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद से मरीम नवाज़ भी जो है वो मैदान में उतरेंगे और उसके बाद वो अपनी फिर जो एग्रेसिवली जो अपनी कैंपेन है वो चलाएंगी। तो अगर मैं स्पेसिफिकली समझ आपसे बॉडी लैंग्वेज के वाले से बात करूँ, बिकॉज यू हैव बिन ऑब्जर्विंग इट सिंस मैनी इलेक्शंस, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उनको जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा ना कि उनको या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो बन जाएंगे वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा, आपको वो कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है या उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको कोई नाराज़ी लग रही है, कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रही है? कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, मतलब वो जो जिस तरह बात की कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा, जैसे है ना कि चौथी बार ही बन जाएंगे, ये तो 8 फरवरी को जो आवाम फैसला करेंगे वो सामने आ जाएगा। लेकिन जो एक बिलावल साहब ने बात की ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन वो नाराज़गी की बात हम कह सकते हैं, या एक बॉडी लैंग्वेज में वो जो एग्रेसिव होता है वो नज़र नहीं आ रहा। कराची की अगर हम बात करें, दिन बहुत कम रह गए, अब अगर आप बिल्कुल आखिरी लम्हात में आप कैंपेन एग्रेसिव भी करें तो दूसरी जमातें भी होंगी, तो इतना आपके पास एक जिसे कहते हैं ना कि मौका नहीं होगा कि आप लोगों तक पहुंचे, नजर ही नहीं आ रहा। कुछ कैंडिडेट इनफरादी तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कुछ हल्कों में पीपल्स पार्टी के 1-2 कैंडिडेट हैं वो नजर आ रहे हैं, नून लीग के कैंडिडेट भी ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मजबूरी तौर पर पार्टी की जो सपोर्ट होती है वो नजर नहीं आ रही। और मजबूरी तौर पर वो जिस तरह हम बात कर रहे थे, 2-4 बार हम ये पहले भी कर चुके हैं कि वो लोग शायद पार्टियां तैयार नहीं है। लोग तो हमसे सवाल कर रहे होते हैं ना, मिलते पहला सवाल तैयार है कि आओ भी हमारे पास वोट मांगो, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ भी करना किया क्या हमारे लिए और आगे करोगे क्या। तो मुझे बताएं कि आप लोगों का मिजाज क्या देख रहे हैं, जैसे लोगों के अंदर गुस्सा है महंगाई को लेके भी, और दिस इज़ द टाइम कि यहाँ पे तमाम तर जितने भी पॉलिटिकल लीडरान हैं उनको जाना है आवाम के पास वोट लेने के लिए। आपको लगता है कि वो लोग जिनमें गुस्सा है महंगाई की वजह से जो सताए में है, ये लोग उनको कन्विंस कर सकेंगे, उनके पास अब इतना टाइम रह गया है? अच्छा, बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, कराची में एक चीज़ ये भी हुई है कि मैंने महसूस किया कि सिर्फ महंगाई मामला नहीं है, मामला स्ट्रीट क्राइम पर भी आ गया है, लोग उससे भी गुस्से में, मामला इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आ गया है। कराची की सड़कों की जो सूरत हाल इस वक्त है वो माजी में कभी भी नहीं रही है। हमने 4 अभी ज़िलों में हमने वो जो 11 अरब लगाए थे, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब कराची में लगा रहे तरक्याती कामों पे जो लग गए थे, तो वो किसी सड़क में 11 अरब आए थे, उन्होंने दौरा किया था और चले गए होंगे, वो 11 अरब वापस चले गए और वापस चले गए। ऐसा कहीं कराची में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हम कहें ना तरक्याती कामों से कुछ हुए हैं, ये हम नहीं कह सकते कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम मजबूत तौर पर बात करें शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बुरी तरह तबाह हाल है। अगर हम बात करें सेवरेज सिस्टम की तो वो कराची में वो बहुत बुरी तरह तबाह है। अगर हम बात करें पीने के साफ पानी की, कराची में वो बर्बाद है। अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो कराची में वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। तो लोगों को अब एक गुस्सा महंगाई नहीं है, लोग ये अब ये जैसे ना बहुत अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेके परेशान है। फिर सफर करते हैं उन रास्तों पे, आप यकीन करें इतनी मायूसी और बेचैनी भी लोगों में देखी है ना। अब वो मंशूर की, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रोज़ बात की, मैं सब मैन होल्स की बात कर लें, इनकी वजह से कितनी बात हो चुकी है, जो सड़कों में मैन होल्स मौजूद हैं। एक साल में 74 अमवात हुई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और स्ट्रीट क्राइम में अगर हम बात करें तो 125 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो ये एक ऐसे वाक़यात है ना कि जो अलमिया है कि इस शहर के लिए सेफ सिटी का मंसूबा यहाँ होता ही नहीं है। इसके लिए तो ये सारे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तो बड़ी पीछे रह गई। ये तो भी मतलब 1 महीने में कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को बाहर निकले। आपने बात की, इसीलिए गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। जो गहमा गहमी नजर ना आने की वजह ये है, और अभी देखें आखिरी दिन अब एमक्यूएम ने भी अब अनाउंस किया। एमक्यूएम तो ये काम बहुत पहले करती है, बल्कि सबसे पहले कर जाती थी। अभी भी देखा जाए सबसे पहले ही किया नाम उम्मीदवारों के दिए हैं। हाँ, नहीं वो जैसे अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी दे चुकी है, जमात इस्लामी दे चुकी है, मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे चुकी है और दीगर जमातें दे चुकी हैं। कराची की बड़ी जमात की दावेदार में सबसे आखिर में एमक्यूएम ने अनाउंस किया कल रात के। तो अब लगता है कि शायद ये कल परसों से कैंपेन शुरू करें। वैसे 21 जनवरी का एक जलसा तो पहले अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन अब शायद कुछ गहमा गहमी परसों के बाद भाई आप और हम दोनों यहीं पर देखते आगे कितनी गहमा गहमी होती है, और फिर उसके बाद जब ये आवाम के पास जाएंगे वोट मांगने की तो क्या कुछ होता है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो सवाल ये कि क्या आप लोगों ने टैक्स अदा किया है? अगर आप लोगों ने टैक्स अदा नहीं किया तो फिर आप कैसे सवाल कर सकते हैं स्टेट को कि स्टेट आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा, या आप कैसे शिकायत कर सकते हैं कि आपके घर की जो सड़क है वो टूटी हुई है, आपको साफ़ पानी नहीं मुयसर। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे,
टैक्स देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुल्क की मईशत तभी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको बताएं कि हमारे मुल्क में एलीट क्लास को टैक्स रेट में लाना और उनसे पूरा टैक्स वसूल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिटेलर, ज़राई शोबा, रियल एस्टेट और सरहदी तिजारत से भारी आमदनी भी टैक्स नेट से बाहर है। मुल्क की टैक्स निज़ाम करप्शन का गढ़ है और खरबों रुपए की टैक्स चोरी FBI हुकाम की मिलीभगत से होती है। कराची के ताजिर रहनुमाओं ने FBI की लाखों अफराद को टैक्स नेट में लाने और नॉन पैलेस के बिजली, गैस और फ़ोन के कनेक्शन काटने की मुहिम को IMF का दबाव करार दे दिया है। आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम टैक्स नेट में कब आएंगे? जब बैंक से ट्रांजिट करेंगे जब आएंगे ना। हम बैंक से ट्रांजिट कर ही नहीं रहे, हम तो कैश दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि टैक्स अगर पूरा नहीं भरता है कोई तो सेटलमेंट ही होता है ना। यहाँ तो FBR ज्यादा कमाती है, FBR को टैक्स कम मिलता है। एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जो हमारे वो सेक्टर्स जो इसमें नहीं आ रहे, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें बहुत सारे शोबे आ जाते हैं, ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ जाती हैं। ये पूरा एक लाइनअप है, इस पे हमें जो है देखने की जरूरत है। और एग्रीकल्चर जो जमीनें हैं वो हमारी लाखों करोड़ों एकड़ है, उसके ऊपर लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नेट नहीं है, उसके ऊपर भी आना चाहिए। इनकम टैक्स का मतलब तो इनकम के ऊपर ही टैक्स होता है, लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम ये है कि इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, वो टैक्स लिया जाता है उसके ऊपर इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। टैक्स चोरी का जहाँ तक ताल्लुक है तो हर दर्जे पे टैक्स चोरी की जाती है। मैं कहूँ कि स्मॉल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। आप उसको चोरी का नाम दे दें या मजबूरी, अगर मेरी आमदनी मेरे कारोबार में 5% है और टैक्स 10% हो तो मैं कभी भी अपनी हकीकी आमदनी या टर्नओवर नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। दूसरी बात ये हमेशा आवाज उठती है कि जो बड़े टैक्स एलीट क्लास है जिसमें जागीरदार, वडेरे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो तबका जो ताजरों में शामिल है, जो हुकूमत से ज्यादा करीब है, इन लोगों को टैक्स नेट में लाना महज एक बयान है, एक उन इदारों का ख्वाब है जिनके हाथ छोटे हैं और इनकी गर्दनें मोटी हैं। कराची एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक हब हम इसके कहते हैं मैशत का। बहुत भी एहतियात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें नेट में लाया जा सकता। और जनाब तकरीबन 15 लाख नॉन फाइलर्स की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और फ़ोन के कनेक्शन मुनक़ता करने का उनको वार्निंग भी जारी की गई है। लेकिन कानून पर अमल दरामद के लिए ना तो स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है, ना ही इस हवाले से जो होमवर्क है वो मुकम्मल किया गया है। इसी वाले से बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टॉक के वाले से बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उस स्टॉक के वाले से ज़रूर बात करेंगे जो कि अभी तक हमारे टैक्स के नेट के उसमें नहीं आया, और वो है बहुत बड़ी अमाउंट में एक ऐसा चंक जो लोगों ने टैक्स की सूरत में अदा ही नहीं किया। ये जो 15 लाख लोग हैं जिनकी लिस्टें बनी है, ये कौन लोग हैं वैसे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने एक तो बहुत जबरदस्त टॉपिक चूज किया और बड़ा बर वक्त भी है, क्योंकि ये इशू ना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है कुछ दिनों में। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि इस पे, क्योंकि होता क्या था, सियासी हुकूमतें होती है ना, उनकी अपनी सियासी मजबूरियां होती हैं। पाकिस्तान की आबादी 30-25 करोड़ की आबादी और टैक्स देने वाले सिर्फ जो है ना वो समझ लें 25 लाख। तो ये तो कोई फिगर ही नहीं है ना। पाकिस्तान खत्ते के ममालिक में लोएस्ट तरीन जो है ना वो टैक्स रेट के हवाले से है। टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करवाते, बहुत सारी वजूहत में मजिया कि अगर एक सारा कसूर हम लोगों का नहीं है या आम आवाम का नहीं है, ताजिर का नहीं है, बहुत सारा कसूर हुकूमत का भी है, उनकी पॉलिसीज का भी है, FBR का भी है, करप्शन का भी है। तो ये अब देखें ये कौन लोग हैं, आपने सवाल किया। अभी लास्ट हमने 2022 की जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें 53 लाख जो है ना लोग रजिस्टर्ड हैं टैक्स रिटर्न में, वो उन्होंने टैक्स गोशवारे जो है ना जमा कराए थे। अब अभी तक जो है वो 2023 में जो ये नंबर सामने आए हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? मुझे रिजवान आपकी आवाज नहीं आई। 2022 की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसमें जो नंबर शो होते हैं वो होते हैं 53 लाख, यानी 53 लाख लोग जो है वो टैक्स नेट में जो है रजिस्टर्ड है। तो अब जो 2023 के ये आए थे फिगर्स आए हैं अब तक के, वो उसमें आए हैं कोई 35 लाख के करीब लोग जो है वो टैक्स नेट में जो है रजिस्टर्ड हुए। और जो ये जो गैप है 20 से 23 लाख का, ये है वो लोग जिनको ये 15 लाख जो है वो करते हैं नोटिस जो है इंतबाह जारी कर दिया। नॉन फाइलर्स जिन्होंने जो पहले नेट में थे लेकिन अभी तक इन्होंने
अपने रिटर्न जमा नहीं लेकिन मुझे कराए। बताएं, हम तो इतने लोगों को जानते हैं जो कि टैक्स नहीं देते, और लोगों ने कहा कि जी आपके जो बिजली के बिल है उसमें भी टैक्स लग कर आएंगे, लेकिन और जो घरों के जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते। लेकिन हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कराची की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो लोग तो किराए के घरों में रहते हैं, तो वो किसी की प्रॉपर्टी का टैक्स वो अपने बिजली के बिल में क्यों दें? ये प्रॉपर इस पर होमवर्क आपको लगता है कि कर लिया गया है कि हमने कहा जी बिजली के कनेक्शन काट देंगे, फोन के कनेक्शन काट देंगे? आपको कुछ नजर आ रहा है कि उस पर काम किया है इन्होंने कुछ? जी मैं इसी, जब आपने बहुत अच्छा सवाल किया मदिया, देखें ये कानून आज का नहीं है मदिया, ये 2 साल पुराना कानून है। ये इनलैंड रेवेन्यू एक्ट की शिक है 114B। ये इस 2 साल पहले ये कानून बन चुका है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन जैसे इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही थी, सियासी हुकूमतों की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अब जब ये निगरान हुकूमत आई है, इसने जो मुश्किल फैसले किए हैं, ये हम जा रहे हैं IMF की शर्त को एक तरीके से पूरा करने। क्योंकि देखें IMF ने FDR की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कह दिया है, और FDR अब उस तरह का FDR नहीं रहेगा, बल्कि इस तरह का होगा कि इसमें FDR के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक इनलैंड रेवेन्यू होगा और दूसरा जो है कस्टम बोर्ड होगा। इन दोनों के जो है वो एक ओवरसाइट बोर्ड बनेगा। उसमें जो है वो बाहर के लोग भी होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे, और वो बिल्कुल जी, और होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि काम बहुत ज़बरदस्त अग्रेसिवली काम करना चाहिए ताकि वो लोग जो टैक्स अदा नहीं कर रहे उनको लेके आया जाए इस धारे में। बहुत शुक्रिया जी रिजवान आलम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आई होप कि जी देखते हैं स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। वैसे आई होप कि चीज़ें अच्छी काम करें। जो अमीर तबका, जो एलीट तबका है जो टैक्स नहीं देता, सोचिए जब वो टैक्स देना शुरू करेंगे तो मुल्क की मईशत को कितना सहारा मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि उनसे टैक्स लिया जाए। अब ज़रा मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के शहरों के हवाले से बात करूँ, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़ायद है। इस शहर में जहाँ दीगर बेशुमार मसाइल मौजूद हैं, वहाँ बर वक्त सेहत की सहूलियात की फराहमी भी एक बहुत बड़ा मसला है। कराची और इसके गिरदोनवा में बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो बर वक्त भी इमदाद न मिलने के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। अवाम के इसी मसले के पेश नज़र अगस्त 2021 में हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस मुतारिफ कराई गई थी, यानी कि एक ऐसी एम्बुलेंस सर्विस जो सिंध भर में किसी भी जगह कम से कम वक्त में पहुंचकर तिबी इमदाद और मदद फराम कर सके। इस वक्त सिंध भर में 371 एम्बुलेंसेज अवाम को तिबी इमदाद की फरामी के लिए काम कर रही हैं, और इस एम्बुलेंस सर्विस की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अपनी जगह एक मुकम्मल अस्पताल होने के बायस इस एम्बुलेंस सर्विस ने घर से अस्पताल के रास्ते में माओं को बच्चों की पैदाइश की सहूलियात फराहम की हैं, यानी कि डिलीवरीज भी हुई हैं। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमने दावत वानिया अफसल को, जो कि सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के टेली तबीब डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वानिया एंड वेलकम टू सबका समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं डॉक्टर वानिया, ये हाउ डज दिस वर्क, ये जो स्पेसिफिकली आप लोग की एम्बुलेंस सर्विस है ये? वालेकुम अस्सलाम मदीहा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो इतनी वेल इक्विप्ड होती है, इसमें इतनी सारी हमारे पास मेडिकेशंस और सारे इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा यानी होते हैं कि ये इजीली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। जब आप घर से या किसी इंसिडेंट की साइड से हॉस्पिटल तक आपको पहुंचना है, उतने दौरान में मतलब हमारी ये सर्विस जो है उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर देती है, तब जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए वहाँ पे उनको बेटर केयर प्रोवाइड की जा सके। सही। और आप लोगों का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? हमारा रिस्पॉन्स टाइम, हम उनको फ़ौरन जिस तरह किसी को एम्बुलेंस नीड होती है तो वो हमारी हेल्पलाइन 1122 पे कॉल करता है और फिर फ़ौरन से उनको रिस्पॉन्ड करके उनकी डिटेल्स रजिस्टर करके देन हम उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हाउ कैन पीपल, जैसे आपने बोला कि 1122 जो आपकी जो सर्विसेज है ये बाकी जो एम्बुलेंस सर्विसेज, क्योंकि कराची में मैं देखती हूँ कि यहाँ पे ईडी की भी है, चीपा की भी, और बहुत सारी ऐसी जो NGOs हैं उनकी भी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, तो ये एम्बुलेंस कितना मुख्तलिफ काम करती है उनसे? देखिए हमारा जो एम्बुलेंस का स्टाफ है वो वेल ट्रेंड स्टाफ है, तो किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन होती है। कितनी ट्रेनिंग होती है इनकी, कितनी एक्सटेंसिव होती है ट्रेनिंग? इनकी अप्रॉक्स इनकी ट्रेनिंग की जा रही होती है 6 मंथ टू 9 मंथ ड्यूरेशन होता है, उस दौरान इनकी ट्रेनिंग की जा रही होती है। इसमें ख़वातीन की कितनी तादाद मौजूद है आपके पास? ख़वातीन हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्स हमारे पास
10-15 ख़वातीन हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल स्टाफ। ज़्यादातर मेल स्टाफ हैं जो बहुत सारे हम ऐसे केसेस बता रहे हैं, क्योंकि अस्पताल, हमारी सड़कें भी टूटी फूटी हैं, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक के मसले मसाइल भी बहुत हैं। तो हमारी, जैसे आपने बड़ी सी बात की कि आपकी ये एम्बुलेंस बड़ी वेल इक्विप्ड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें अभी तक कितने आप लोग की, जैसे डिलीवरी के भी कुछ काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं, तो ये कितने वाक़यात इतने हैं, इसके मैं जानना चाहूँगी। डिलीवरी के तकरीबन हमारे एम्बुलेंस के अंदर 381 केसेस आ चुके हैं जिनको हमने डिलीवर करवाया है, बच्चे 381 को आपने जी, डिलीवर करवाया बिल्कुल। है। ओके, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। तो आई एम श्योर कि फिर जो आपका स्टाफ मौजूद होगा, जिसमें आप बता रहे हैं कि मोस्टली बंदों की तादाद है, तो फिर आप लोगों ने उनकी इस हवाले से भी ट्रेनिंग की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनको इसी तरीके से ट्रेन करते हैं कि अगर इन केस यानी पेशेंट जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा आ रहा है, तो हमने उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की हुई है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट अगर जो है वो प्रोवाइड कर सकें, उनको बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें, उनकी डिलीवरी उस वक्त कंडक्ट करा सकें। इसमें ये होता है कि बहुत सारा यानी लोगों को मसला होता है मेल स्टाफ से, बिल्कुल, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि पेशेंट से प्रॉपर कंसेंट ली जा रही होती है, प्लस फीमेल्स जो होती हैं उनकी फ़ीमेल अटेंडेंट्स मौजूद होती हैं, उनकी हेल्प लेते हुए हम ये सरअंजाम दे रहे होते हैं। फिर आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि असल में हम लोगों को ये वो होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो बर वक्त हमें कॉल नहीं कर पाते, उनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही होती है कि एम्बुलेंस हमें कब अवेल करनी है। ये मदर को जो है कॉन्स्टेंटली पेन आ रहे होते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों को होता है कि हम घर पे ही अपना बच्चा डिलीवर करवा लें, तो इसमें होता है कि वो डिसाइड देर से कर पा रहे होते हैं कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, कि जैसे ही उनको एम्बुलेंस मिलती है वो इतना टाइम बचा नहीं होता कि वो फिर जब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट फिर वो बच्चे डिलीवर हो रहे होते हैं। और आप जैसे आपने बोला कि 381 केसेस का मतलब है कि तकरीबन 381 बच्चे आपके एम्बुलेंस से पैदा हो चुके हैं। अच्छा, यूजुअली अगर हम वैसे भी देखें तो इसके अलावा आपकी जो एम्बुलेंस है वो किस किस्म की जो है वो सहूलियात जो है वो ऑफ़र करती है लोगों को? इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, जिस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, और इसके अलावा मज़ीद जिस तरह हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पेशेंट्स होते हैं जिनको शिफ्ट करना होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र किया जा रहा होता है, वो पेशेंट्स होते हैं। और मज़ीद इस तरह के काफ़ी केसेस आते हैं जो होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। कोई ऐसा वाक़या जो बड़ा यादगार रहा हो? हाँ, मैं बताना चाहूँगी। एक दफ़ा हम लोग अपनी उस पे थे, ड्यूटी पे ही थे, और एक कॉल आई हमारे पास कि मदर को पेन आ रहे हैं, हमें एम्बुलेंस बुक करवानी है, तो उनको एम्बुलेंस फ़राहम की गई थी। तो एम्बुलेंस जब यानी वो एरिया उनका था टंडो मस्ती खैरपुर, इतनी दूर से अब उन्होंने एम्बुलेंस करवाई थी। जब वो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट अब मदर को यानी इस तरह का सिचुएशन हो गई कि उस वक्त हमें एम्बुलेंस में ही डिलीवर उसको करना पड़ा। तो उसके बाद इसमें ये होता भी यही है कि हम लोग जो स्टाफ है वो ऑन कॉल डॉक्टर को ले लेता है, ताकि फिर वो डॉक्टर की असिस्टेंस से ऑन कॉल, और स्टाफ अपनी वैसे होता भी ट्रेंड है, और फिर उसके बाद वो उसको यानी सेफली हमने बच्चा वो डिलीवर करवाया। फिर उसके बाद सेफली मदर और बच्चे को करीबी हॉस्पिटल। आई एम श्योर ये आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर वानी अफसर हमारे साथ मौजूद थी। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस पूरी जहान में, इस पूरी कायनात में इंसान का जो सबसे गहरा ताल्लुक़ होता है, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत का ताल्लुक़ होता है, वो होता है उसकी माँ के साथ। और माँ का जो सबसे गहरा ताल्लुक़ होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होता है, वो होता है उसकी औलाद के साथ। अल्लाह पाक ने भी जब इस दुनिया में जब कोई चीज़ अपनी मोहब्बत को जब जाने के लोगों को बता सके कितनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ने जो पैमाना है वो माँ की मोहब्बत रखा कि 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली है वो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की ज़ात। तो आप सोचें कि माँ की मोहब्बत क्या होगी, लेकिन आप सोचें कि वो माँ जो कि बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, वो माँ जिसकी आगोश में बच्चे अपने तमाम तर गम भूल जाता है, दुनिया की तमाम तर मुश्किलात से ख़ुद को बचा लेता है, जब वही माँ
उसके लिए एक ख़तरा बन जाए तो सोचे वो बच्चा कहाँ जाए। अभी कल सोशल मीडिया पे आपने देखा कि कल एक ख़बर आई कि बेंगलुरु में एक इंडिया का एक शहर है, वहाँ पर एक ख़ातून जो कि एक कंपनी की CEO हैं, शी इज़ अ हार्वर्ड फेलो, और उन्होंने सिर्फ क्योंकि कोर्ट ने इजाज़त दी कि क्योंकि सेपरेशन थी, एक डिवोर्स थी, तो और कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि वो उनका जो 4 साल का बच्चा है वो अपने बाप से मिलेगा, तो उन्होंने उस गुस्से में अपने 4 साला बच्चे को, वो औरत जो कि पढ़ी लिखी है, वो औरत जो कि सक्सेसफुल है इन हर करियर, एक कंपनी की वो CEO है, और वो उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत कम ऐसी ख़वातीन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे हों, इसका शुमार, इस औरत का शुमार उन लोगों में होता था। यानी कि ये इतनी इंटेलिजेंट औरत विद अ सक्सेसफुल करियर औरत थी जिसने अपने 4 साल के बच्चे को खुद ही मार दिया। ये क्यों होता है? मैं अगर आपसे कुछ 2022 में हमने देखा लाहौर में एक औरत ने अपनी 22 दिन की बच्ची को मार दिया कि वो रो रही थी, उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। इस्लामाबाद में ऐसे ही मार्च 2022 में एक औरत ने 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों होता है कि वो माँ जिसकी मोहब्बत की मिसालें खुदाए पाक दे, वही माँ बच्चे की जान ले ले? इस हवाले से बात करेंगे, वो कौन सा नफ्सियात का लेवल होता है और आसपास के लोगों को भी कब अलार्म हो जाना चाहिए कि ये माँ जो है ये इस बच्चे के लिए खतरा है। इस हवाले से बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर कुलसूम हैदर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, दिमाग ये सोचने से कासिर है कि माँ बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा सकती है, फिर तो बच्चे को कत्ल कर देना, वो भी किसी छोटे बच्चे को कत्ल कर देना, एक बहुत बड़ी बात होती है। ये स्टेज कहाँ से आती है? माँ के अंदर ऐसे क्या इमोशंस आ जाते हैं कि वो अपने बच्चे को ही मार देती है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आई थिंक बिल्कुल एक कंसर्निंग बात है और दुख की भी बात है कि क्या ऐसी वजूहात हुई कि जिसमें एक माँ इस मरहले पे पहुंच गई जहाँ पे उसने इतना संगीन कदम उठाया। और उससे ज़्यादा जो मेरा ख़्याल है, जो एक बहुत सनसनी खेज़ तौर पे जो ख़बर आ रही है वो ये कि शी इज़ एजुकेटेड, तालीम याफ्ता है और एक बड़ी पोस्ट पे है। तो आई थिंक हम इस वक्त उस चीज़ को फोकस करें जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है, बट इफ़ यू गो बैक थोड़ा सा अगर हम पीछे देखें तो जो नफ्सियात है वो बहुत ज़रूरी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम जिस्म की से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उस पर बहुत तवज्जो देते हैं। हम हर किस्म के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन समझ से मैं कासिर हूँ कि जहाँ दिमाग की बात आती है वहाँ पे हम क्यों इतने स्टिग्मेटाइज हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर मुझे किसी कमरे में एंटर होना है और मैं ये कहूँ कि आप अपना दिमाग बाहर रख के छोड़ के आइएगा और सिर्फ जिस्म के साथ तशरीफ़ लाइएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, हाँ। सो हमारा दिमाग और जिस्म साथ साथ जाता है। खैर, लेकिन किसी भी इंसान की समझ के लिए, अकल के लिए, फ़हम के लिए तालीम एक पहलू है, ठीक है। There are so many other intelligences। और अगर कोई शख्स इतने संगीन स्टेज तक पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत सारे वामिल काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपकी मौरूसियत, योर जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ योर ओन कोपिंग स्किल्स। आप अपने बचपन के हालात, वाक़यात, अपने मुश्किल जो मरहलात होते हैं उनको आप कैसे हल करते हैं, उस तरफ आपका नुक्ता नज़र कैसा है, उन चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। स्पेशली चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ जिसमें आपका फ़िज़िकल अब्यूज़, आपका सेक्शुअल अब्यूज़, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जब ऐसी खबर आती है तो हम सब कुछ भूल कर सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम प्रोमिनेंट कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पीछे से उसकी पर्सनालिटी को देखें। जैसे अभी बात हो रही थी कि शख्सियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारी मौरूसियत है, दूसरे हमारे कीमियाई मादे हैं जो ब्रेन में हमारे बैलेंस को मेंटेन करते हैं, वो हमारी सोच को भी मुतासिर करते हैं, हमारे बिहेवियर को यानी अमल को भी मुतासिर करते हैं। उसके साथ साथ आपके जो बचपन से रिलेटेड जो आपकी तरबियत है, जो आपके साथ में ट्रॉमास भी चले, ट्रॉमास हैं, तरबियत है, शख्सियत बन जाती है आपकी। देखिए, माँ तो कहती है ना कि हर चीज़ पे अपने बच्चे के लिए तो हर किस्म की कुर्बानी दे देती है। तो जब माँ एक बेदर्दी से, किसी तेज़ धार आले से बेदर्दी से अपने उस बच्चे को, क्योंकि तेज़ धार या तो अपने गोली मारी ना तो बच्चे की फ़ौरन जान निकल जाए,
जब तेज़ धार आले से आप बच्चे को मार रहे हैं तो बच्चा चीख भी रहा है, वो आपको पकड़ भी रहा होगा, वो आपको देख भी रहा होगा और उसमें टाइम लगता है ऐसे मारने में। तो ये ऐसा क्या जुनून सर पे सवार होता है? ये क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ये आगे से, जिनको मेरे ख्याल से बेबी ब्लूज़ भी कहते हैं, शायद वो डिफरेंट है, तो वो आगे जाके फिर साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं और आसपास के लोगों को कैसे ख्याल रखना होता है इसमें? देखिए, अब हम आते हैं नफ्सियाती बीमारियों की तरफ। ये तो हम एक नॉर्मल सी बात कर रहे थे कि अवामिल क्या क्या हो सकते हैं। जब आपकी नफ्सियाती बीमारियां हद से बढ़ जाती हैं, जो कि मिजाज से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आप डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, ठीक है, दे आर मोर लाइक मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी आ जाता है, जिसमें मिजाज के दो रुख होते हैं। बट जो ये वाली जो चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये आपकी साइकोसिस में आ जाती है, जिसमें आप बिल्कुल हकीकत से अपना ताल्लुक़ बिल्कुल खो बैठते हैं। तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको बिल्कुल नामुमकिन नज़र आती हैं, जिसमें आपका शिज़ोफ्रेनिया भी है, जिसमें और बहुत सारी बीमारियां आपकी आती हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप समझें कि वो आप एक इंसान की तरह नहीं सोचते। तो आपकी एकदम से बीमारी डेवलप नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं कि वो स्लोली ग्रेजुअली कोई ना कोई ऐसा उसकी शख्सियत का पहलू है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। फैमिली के लोग कहाँ पे अलर्ट हों कि ये माँ बच्चों के लिए ख़तरा है? देखिए, इस पर सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोई ना कोई उसकी मिजाज में ऐसी चीज़ होगी, कोई उसकी बातें ऐसी होंगी, उसके जो बिहेवियर है वो ऐसा होगा जो कि दूसरे लोगों के लिए अलार्मिंग है, यानी गुस्से का इजहार कैसे है, चीज़ों को डील करने का तरीका कैसे है। देखिए, मैं समझती हूँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि हमने एक दूसरे के साथ बातचीत ही छोड़ दी है। हमारे जो रिश्ते हैं वो आपस में बैठते ही नहीं हैं। तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि आसपास की फैमिली को पता कैसे लगेगा कि हो क्या रहा है, इसके लिए राब्ते होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब राब्ते होंगे तो मुझे किसी के बिहेवियर का पता चलेगा, तो मुझे किसी के पैटर्न्स का पता चलेगा। मतलब है तो वो पहले वाले ज़माने में जो छिला होता था कि आप माँ की तरफ चले जाते थे, बुजुर्ग जो आपके पास आ जाते थे, वो जो लड़की को रेस्ट करने दिया जाता था, उसे कहते बेटा तुम बिल्कुल रेस्ट करो, तो वो टाइम ज़्यादा बेहतर था कि वो जो 40 दिनों में हील कर जाती थी। बहुत सारी चीज़ें था, उसके आसपास कोई होना चाहिए था जो बच्चे को संभाल लेता था कि तुम नींद अपनी पूरी कर लो। बिल्कुल। तो वो सिस्टम जो था वो थोड़ा बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल। आपने बेबी ब्लूज की बात की, दैट्स वेरी कॉमन, मोर देन 70% ऑफ फीमेल्स दे गेट इट। वो थोड़े अरसे के लिए होता है, समझ भी नहीं आता, आप रो रहे होते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, एंड बाद में बहुत सारी फीमेल्स को साइकोसिस भी होता है जिसका पता नहीं चलता। और साइकोसिस की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, जो हम मरीजों से पूछते हैं कि क्या आपको अपना बच्चा अच्छा लगता है, तो वो कहती कि नहीं, मुझे बच्चे से नफरत होती है, मैं उसको देखना भी नहीं चाहती। तो आपके सामने आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां हम ये हिदायत देते हैं फैमिली वालों को कि अगर माँ बच्चे को नहीं देखना चाहती तो आप उसको फ़ौरन लेके आएँ हॉस्पिटल। शी नीड्स मेडिकेशन, उसको दवा की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आई थिंक कि हमें इस पे पूरी सीरीज़ करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे, क्योंकि ये जो आपने बात की ना कि एक ऐसी स्टेज आ रही थी जहाँ माँ को बच्चे की शक्ल भी दिखानी चाहती। सो इस पर बड़ा डिटेल सेगमेंट करने की हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह विल डू इट अगेन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर कुलसूम हैदर हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि कैसे हो सकता है कोई माँ अपने बच्चे को कत्ल करते हैं, लेकिन अफसोस इसके पीछे नफ्सियाती पहलू मौजूद हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए कि जो यंग मदर है तो उसका ख्याल भी रखें, लेकिन अगर आपको उसके बिहेवियर में कोई बहुत ही एडवर्स चेंजेस नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ 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 ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी, या फिर आसपास के जितने लोग जो उसके साथ लिंक्ड है उनको ज़रूर मुतनब्बे करें इस हवाले से। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आज का जो दिन है वो 11 जनवरी का। उर्दू के मुमताज़ अदीब, मज़ाह निगार और शायर इब्न इंशा को आज हमसे बिछड़े 45 साल बीत गए हैं। इब्न इंशा ने 15 जून 1927 को इस दुनिया में आँख खोली थी और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि उनका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। ज़माने के सर्द व गर्म से गुज़रते हुए वो एक आम इंसान थे, इब्न इंशा बने फिर, और उनका मशहूर कलाम इंशा जी उठो अब कूच करो दुनिया भर में उनकी पहचान बना। और असद अमानत अली में जब ये इसके वाले से बात भी करें तो मैं जहन में असद अमानत अली ख़ान साहब भी आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, और ये आज तक ये कलाम लोगों को याद है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के वाले से बात करते हैं। हमारे ड्रामाज़, आप कहेंगे भाई कितने ज़बरदस्त हमारे ड्रामाज़ हैं और पूरे यूट्यूब पे हमारे पाकिस्तान के जो ड्रामाज़ हैं वो छाए हुए हैं, लोगों को देखते उनके वाले से बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको आज से 3 दिहाई पहले ले जाऊँ, आज से 3-4 दिहाई पहले ले जाऊँ और मैं आपसे उस वक्त के ड्रामाज़ के वाले से बात करूँ कि उस टाइम पे ड्रामाज़ कैसे बनते थे। बेहतरीन स्क्रिप्ट होता था, इस्लाही ड्रामे होते थे,
बड़े से बड़ा और हार्ड से हार्ड मैसेज उन ड्रामों में बड़े सटल वे में आवाम तक पहुंचाने की कोशिश होती थी। और स्क्रिप्ट जो है वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट राइटिंग वो की जाती थी। कैसे कैसे ड्रामे नहीं बनाए गए पाकिस्तान में। और उसके बाद अब जो ड्रामाज हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग ये सोच के ड्रामास बनाते हैं कि ख़वातीन देखेंगे। ऑफ कोर्स ख़वातीन तो देख रही होती हैं, लेकिन उसमें क्या है जी, लव ट्रायंगल है, सैडली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और एक ही घर में दिखाते हैं कि जी बहन जो है वो दूसरी बहन के घर की जो है वो दुश्मन बनी हुई है, वो उसी ने बहन का घर तबाह कर दिया। और जितने भी ड्रामाज आप देखें वो ऐसे ही बन रहे हैं। वो जो पहले ड्रामाज अच्छे अच्छे बना करते थे ना, वैसे ड्रामाज नहीं आते। हिट बहुत हो रहे हैं लेकिन कंटेंट वो नहीं जो कि पहले होता था। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ड्रामा फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेलकम टू सुबह का समा। उमैर, हमारी ऑडियंस इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं कि हमारी ऑडियंस इंटेलिजेंट नहीं है, ये अच्छे ज़बरदस्त ड्रामाज भी देखती है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी देखती है, लेकिन क्या हमारी ऑडियंस ये जो आजकल के ड्रामाज बन रहे हैं ये डिज़र्व करती है? देखिए, मेरा तो ख्याल है ड्रामे जो इस किस्म के बन रहे हैं आजकल वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप पुराने वाले देख के कहें वाह यार क्या बात थी, इसलिए कि अकल तो लगाती ही नहीं है ना। मुझे बताइए, पुराने ड्रामों में हार्डली एक दो में दिखाया होगा कि बहन को जो है वो बहनोई से, साली को बहनोई से मोहब्बत हो गई। और वो जब भी दिखाया, मेरा ख्याल है समीना ज़्यादा का एक ड्रामा था, उसमें दिखाया भी था ये, लेकिन बहुत तरीके से दिखाया था। वो ये कार्टूनिश तरीके से नहीं दिखाया था। हाँ, मेरे साथ टीम में जी मौजूद, फरिया को सब पता है मेरे कान में जी। तो आप सोचिए कि कर्ब में दिखाया था ये चीज़, और उस्मान पीरज़ादा भी थे उसमें, और सब कुछ, मगर क्या हुआ, वो ड्रामा हिट हुआ, पसंद आया, लोगों को अवेयरनेस हुई। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये तो कॉमन हो गया, बहुत आम हो गया। तो अब देखिए, पहले ये होता था कि आप ड्रामे का प्लॉट बनाते थे, फिर कैरेक्टर्स बनाते थे, फिर आप ड्रामे को एक ड्रामाई तश्कील देते थे और फिर ड्रामा प्रोड्यूस होता था। अब ऐसा नहीं है, अब एक वन लाइनर है, उसको आपने खींच के 45-46 एपिसोड कर दिया और अब देखें आप, और लोग देख रहे हैं। सवाल ये है कि देख क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि लोग क्यों देख रहे हैं। लोगों के पास कोई और ऑप्शंस मौजूद नहीं है, या फिर लोग कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हम उनको जैसे मौसम के साथ खुद को एक्लेमेटाइज करते हैं, तो वो लोग हो गए वैसे। देखिए, ये सब खराबी जो थी ये उस वक्त आई थी जब आपका स्टार प्लस के ड्रामे पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गए थे और लोग देख रहे थे। उस वक्त भी जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग थे वो मजाक उड़ाते थे उन ड्रामों का, लेकिन हमने खुद देखा कि जब वो पर्दे में गर्दन फंसते हुए औरत का गला दब गया खुद से, लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। 9/11 की उन्होंने एक आर्क पूरा बना दिया कि कज़न का जहाज भी उस जहाज में थे। तो इस किस्म की हरकतें जब हुई, नागन आप चेक करें ना, फिर हमने भी खैर नागन हमने भी बनाया और ऐसा नहीं है कि हमने नागमणि हमने भी बनाई 72-73 में फिल्म बनाई हमने। ऐसा नहीं है कि हमने ये सब नहीं किया, हमने तरीके से किया। लेकिन जो दौर था 8 साल का 9 साल का, उसमें हमने हमारा बहुत सबका ऑडियंस का जो इंटेलेक्ट नीचे गया, और उसकी वजह से ये हुआ कि जब हमें हम सफ़र एक अच्छा ड्रामा था, हम उस अच्छे ड्रामे की को देख के हम बिल्कुल पागल हो गए कि ये क्या हुआ। अच्छा, मैंने एग्जैक्टली लेकिन वो जो इसकी स्टोरी थी वो ऐसी कोई ख़ास नहीं थी। मैं अभी अहमद अली भट्ट ने इंटरव्यू किया था फवाद उसका, और मैं वो देख रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता था ड्रामा। कर रहे थे, हाँ, मैं ये ड्रामा नहीं करना चाहता था। हुमायूं सईद कर रहे थे। हुमायूं सईद जो थे वो नियत की शूट पे गए हुए थे अमेरिका, उनकी पीठ में दर्द हो गया था, तो उन्होंने वापस आके फवाद से कहा, फवाद अकबरी असगरी कर रहे थे जो हुमायूं प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसने कहा मैं ये करूँ, मैं कैसे करूँ कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा इजाज़त, तुम जाओ। तब फवाद ने किया था ड्रामा। तो अब सोचिए ना, मगर हम सफ़र जो था वो इट वाज अ ड्रामा इन द वेन ऑफ द 1980s और 90s के ड्रामे ना, इसलिए चल गया। वहाँ जब हम पीछे गए तो हमने पकड़ लिया, मगर उसका नुकसान क्या हुआ, आज भी हर ड्रामे में एक लड़की ऐसी होती है जिसको हीरो से मोहब्बत होती है और हीरो शादीशुदा होता है। तो अब ये तो हम कब निकलेंगे बाहर? मुझे बताएं, हम कब निकलेंगे? ये जो हम हमेशा औरत को मजलूम, अब पुराने ड्रामास की मैंने अपने नाज़रीन को क्लिप सिखाई है, क्या ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होती थी। शहनाज शेख को आप देख लें, सुमारी को देख लें, तो क्या ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ होती थी। लेकिन अब हमारे जहन में हीरोइन का तस्वुर ये है कि जो हमारी हीरोइन है, और हम एक तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं वो मजलूम होती हैं, वो बहुत रो रही होती हैं,
और वो हर वक्त जो है वो कुर्बानी भी दे रही होती है, मतलब इसमें कोई बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइजेस मतलब लड़कियों को देनी जो बुरी चाहिए, होती है होती भी वो हैं। जीन्स टी शर्ट पहनती है, जो बुरी होती है वो जीन्स टी शर्ट पहनती है, जो बुरी होती है वो बाहर से पढ़कर आई होती उसका है, हेयर कट भी अजीब सा होता है, हेयर कट भी अजीब सा होता है। मैं अगर देखूं तो इसमें मरीना खान वाले सब Exactly. देखूं तो हेयर कट इतना छोटा सा है। आप सोचिए ना कि हमारा हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं अपीयरेंसेस से। मसला ये है कि देखिए पहले अशफाक अहमद साहब लिखते थे, पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ लिखते थे, पहले आपका अमजद लिखते थे, हसीना मोइन लिखती थी, ये सब लोग लिखते थे। अब तो नहीं लिखते ये लोग। अमजद साहब ने 2007 के बाद कोई ड्रामा नहीं लिखा, आखिरी इंतकाल से 1 साल पहले उन्होंने लिखा ड्रामा, तो 15 साल वो गायब रहे टीवी से। हसीना मोइन ने 10 साल आखिरी के जो है वो कुछ भी नहीं किया टीवी के लिए। तो अब आप सोचिए असगर नईम सैयद अब कहाँ लिखते हैं? तो मसला यही है ना कि जब लिखने वाले ही अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ भी आप सोचिए कि बज़ाहिर अंधेरा उजाला और पसे आए ना, दोनों एक ही चीज़ पे थे ना कि वो क्रिमिनल पुलिस प्रोसीजरल अगर देखा जाए, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पसे आए ना भर्ती का लग रहा था और अंधेरा उजाला जो है वो आज भी क्लासिक बना हुआ है। तो हमारा यही प्रॉब्लम है, हमारा जवाल उसी वक्त स्टार्ट हुआ जब हमने जो है वो बस काम करने के हिसाब से लिए करना शुरू कर अच्छा, दिया। एक इसकी बड़ी वजह ये भी उमैर, क्योंकि हमारे पास अब चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैनल्स में आपस में रेटिंग का मुकाबला भी, क्योंकि उस वक्त जो ड्रामास बनते थे वो रेटिंग्स नहीं देख रहे होते थे, वो एक ही चैनल था, उस पर ड्रामास बन रहे, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें आगे पहुँचा रहे होते थे, पूरा एक बोर्ड बैठता था, वहाँ पर चीज़ें प्रूव होती थी। अब बेतहाशा अभी इतने चैनल्स हैं, इतने ड्रामा सोप्स और सब कुछ, अभी इतने चैनल्स हैं, फिर भी लोग पुराने पीटीवी के ड्रामे क्यों देखते हैं? हाँ ये बात तो है। कंपटीशन ही नहीं ना कोई। देखिए अंधेरा उजाला, आप ड्रामे को मत छोड़ें, अंधेरा उजाला की मैंने स्क्रिप्ट्स पकड़ ली, एक बुक आई थी, ठीक है, ये स्क्रिप्ट थी खाली उसकी, हाँ। वो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं पागल हो गया हूँ खाली कि क्या लिखी थी वो। अब आप सोच लेना जब वो इतनी मेहनत स्क्रिप्ट में कर रहे थे अपनी, तो एग्जीक्यूशन में कितनी अच्छी करेंगे। अब तो कोई नहीं, वारिस देख लीजिए, 40 साल हो गए उस ड्रामे को, कोई कह सकता है 40 साल हो गए उस ड्रामे को? वैसे मैंने देखी, मुझे बताइए ये सारे उम्र जो इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, ये तमाम तर ड्रामास जो कि बड़े ज़बरदस्त बने हैं, मुझे अगर ये देखने हैं क्योंकि यूट्यूब पे नहीं अच्छी क्वालिटी, पीटीवी फ्लिक्स देखें पहली फुर्सत में पीटीवी फ्लिक्स लगा और मैं फ़ोन में अपने एंजॉय कर सकती हूँ आराम से मैं तमाम तर ड्रामास अपने फ़ोन में एंजॉय कर सकती हूँ। जनाब थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए ऐसा नहीं है कि समझदार देखने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, आपकी इंटेलिजेंस ऑडियंस आपके साथ मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद हैं, वो देखना चाहते हैं अच्छी चीज़ें। बस मसला ये कि आपने ये समझिए कि नहीं, उनको हमने टीवी ड्रामास पे नहीं लेकर आना, वो तो नेटफ्लिक्स की ऑडियंस है, उसको पीछे करो। हमने जो घर में बैठी औरत है ना, हमने उसको ऐसी चीज़ दिखानी है जो उसको पसंद है, बजाय कि हम उस औरत को एजुकेट करते, हमने उसको मिर्च मसाला पता नहीं किस चीज़ों के नाम पे देना शुरू कर दिया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे आपकी खूबसूरत स्किन के हवाले से। सबकी जल्द खूबसूरत होती है, सबके रंग, चाहे वो गोरा हो, गंदमी हो, सांवला हो, डार्क हो, सबके रंग खूबसूरत होते हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है और लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी शैटर करने लग जाती है जब आपके चेहरे पे एक पिंपल, मतलब सोचें यू आर हैविंग अ गुड डे, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई शादी है और एकदम से आके पिंपल आपको यहाँ पे बोले अस्सलाम वालेकुम बाजी आई एम हियर, तो आपको कितना अजीब सा फील होता है ना कि भैया आपके साथ क्या हो गया। ये तो चलिए एक दिन हो गया और आप कहते जी इस पिंपल ने मेरा पूरा दिन जो है बर्बाद कर दिया, पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया। लेकिन इमेजिन करें उन लोगों के हवाले से जिनके चेहरे पे एक्नी की प्रॉब्लम होती है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को एक्नी की काफ़ी इशू होता है। वो एक्नी उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना ख़राब करता होगा। अगर एक पिंपल की वजह से वी आर हैविंग अ बैड डे, तो ये सोचे कि एक्नी की वजह से उनकी, तो फिर आप ही बोलना कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह माफ़ करे ख़राब होगी, ऐसा नहीं है। कैसे निकला जा सकता है, एक्नी की वजूहात क्या होती हैं, और खुदा के लिए इससे पहले कि आप खुद टोटके करें, मैं अक्सर लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं जी हमने अपने मुंह पे लीमू लगाना शुरू कर दिया था। आप सोचें उफ मेरे अल्लाह, मैं आपको नहीं बता सकती ये लीमू क्या करता है एक्नी के साथ, लेकिन जो बता सकती हैं वो मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल अशरफ, उनको शामिल गुफ्ताम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहिबा। ये एक्नी का इशू तो लोगों को है बहुत, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, चली आ रही है। लेकिन जो हमारी अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स दिस एक्नी, वो बड़ी खौफनाक है, वो चीज़ें ख़राब कर देती है।
हम सबसे पहले तो मुझे बताइए एक्नी क्यों होती है, और फिर दूसरा मैं ये जो लीमू वाली बात भी ना आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये करता क्या है फिर उसके साथ। अच्छा, क्यों होती है का रीज़न जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप एडोलेसेंस में आप एंटर होते हैं, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। हमारी स्किन का पीएच चेंज हो रहा होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए जो आपकी टाइप ऑफ स्किन है, जब वो उसका पीएच चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर हार्मोन्स, अकॉर्डिंग टू योर वाटर लेवल इन योर बॉडी, तो वो अल्टीमेटली आपको एक्नी कभी ना कभी निकलेगी। अच्छा, 2 टाइम पे एक्नी हर सूरत निकलती है। एक जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हैं, वो ट्रांजिशन फेज क्या है मदिया, 12 ईयर से 13 से 19 तक एक्नी निकलेगी। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा जो पसीना है उसका पीएच जो है वो सुबह शाम तब्दील होता रहता है। फिर डिपेंडिंग कि कितना स्ट्रेस लेवल है, हम किस तरह उसको डील करते हैं उस स्ट्रेस को, वो हार्मोनल चेंजेस लेकर आता है, पसीने का पीएच तब्दील होता है, अल्टीमेटली वो एक्नी का रीज़न बनता है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर आप पानी का इंटेक कम करते हैं तो एक्नी का बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे पलता फूलता है। पानी का इंटेक अगर आपका कम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं और उनको स्कूल के वॉशरूम्स नहीं यूज़ करने होते, ठीक है। वो पानी का इंटेक कम करते हैं, अल्टीमेटली 2 से 3 दिन में ही एक्नी विजिबल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप अपना गट अच्छा रखेंगे, आपका मैदा जो है वो सही है, आप उसमें पानी का इंटेक अच्छा कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज रख रहे हैं, क्योंकि गट में आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज और एंजाइम्स, वो एक्नी के बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेते हैं। एक्नी का बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। लोअर लेवल पे होगा, एक्नी नहीं करेगा, जहाँ से वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा, एक्नी हो जाएगी। समां मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि एक्नी के शिकार भी होते हैं और इसकी शिकायत भी करते हैं, वो अपनी लाइफ में ग्लूटेन से भी कहीं ना कहीं एलर्जिक होते हैं। जिसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। और ये मोस्टली टीन एज में ही आपको मोस्टली जो हमने स्टडी ग्रुप देखते हैं हम, वो 15 से 16 साल की एज पे होता है। और अगर आप ये देखें 15 से 16 साल की एज पे स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है, ठीक है। बच्चों का हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है, चाहे वो स्टडीज़ का हो, गेम्स का हो, एनीवे, ठीक है। और आजकल तो गैजेट्स ऐसे आ गए हैं जो गेम्स ऑनलाइन खेल रहे होते हैं, उसी में इतना स्ट्रेस है कि बच्चों को एक्नी होती है। एक ये हो गया। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है 40s टू मेनोपॉज, वहाँ पे भी एक्नी निकलती है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है और फिर स्ट्रेस भी है, आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, सब कुछ, तो उसकी वजह से भी एक्नी होती है। सही। अब इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप बॉडी को न्यूट्रलाइज रखें, सही। 13 में भी आपने न्यूट्रलाइज रखना है। आप डेली वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, अपनी हाइट वेट के लिहाज से आप पानी पीजिए। सही। अच्छा, वो फिर कितना पानी बनता है डॉक्टर साहब अगर मैं हाइट और वेट के देखिए, लिहाज एक नॉर्मल जो है वो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर है, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप डेली वॉक करते हैं, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में वो फल ज़्यादा होते हैं जिनमें पानी होता है ऑलरेडी, जूस वाले चीज़ें, तो वो अगर आप ले रहे हैं, खरबूजा ले रहे हैं, तरबूज ले रहे हैं, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 6 से 8 ग्लासेस काफ़ी हैं। अगर आप या खीरा आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं, तो एक एवरेज खीरे में जो है तकरीबन 1.5 ग्लास पानी होता है, तो वो उसको आप काउंट कर सकते हैं। और ये चीज़ें भी नेसेसरी होती हैं, सिर्फ पानी के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी लेनी चाहिए, ख़ासतौर पर ये सब्जी और फल जो पानी वाले हों, ताकि आपके गट के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया बढ़े। बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको केला खाने की आदत डालें। केले मॉर्निंग में, ठीक है। आजकल हमारे यहाँ क्या मिथ बन गई है कि जितने सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, हैंडल्स हैं, उस पर होता है बनाना वेट गेन कराता है। बनाना इज़ द बेस्ट प्रोबायोटिक, जो जैसे ही आपके स्टमक में जाएगा वो एक्ने के बैक्टीरिया को खा जाएगा। इट्स अ बेस्ट प्रोबायोटिक। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं था। मैं लोगों को भी बता दूं कि जी कि यूके की ऑडियंस हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन लोगों ने ज्वाइन किया। हम एक्नी के हवाले से बात कर रहे हैं और बनाना के हवाले से बता रहे हैं कि वो ये बैक्टीरिया खा जाता है जो कि एक्नी पैदा करता है। एक्नी हो, जो भी हो, इवन वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, हर वो बैक्टीरिया जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बनाना एक्ट एज ए प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? वो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, और जैसे ही हमने वो ग़िज़ा खाई जो उसको एक्टिवेट करेंगे, बनाना उसको एक्टिवेट करता है। ओह, ये तो मुझे पता नहीं था। दे एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स। तो आपको एंटीबायोटिक्स खाने की नीड नहीं होती है। बनाना के अलावा आपका ओट्स हैं, हर वो चीज़ जो आप मॉर्निंग में लेते हैं, हेल्दी फूड,
हर हेल्दी फूड। हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एप्पल खाते हैं और दूध पी के निकल जाते हैं। अच्छा देखिए, कुछ तो माशाल्लाह से है ना, चलो लोगों को एक्नी होगी, कुछ माशाल्लाह से पसंद ही नहीं करते कि उनको, वो कहते हैं हम अपनी स्किन के बारे में बड़े पॉजिटिव हैं, वाटर शुड नॉट टच आवर स्किन, मुंह में नहीं धोते लोग बेसिकली ना। ये भी क्या गलत सर्दियों में तो लिटरली लोगों को तकलीफ हो रही होती है मुंह धोते सर्दियों में। हुए। मैं खुद मना करती हूँ कि आप फेस वॉश नहीं यूज़ कीजिए अगर आपका कोई ऐसा काम नहीं है। देखिए अगर मैं बाहर गार्डन में या किसी भी ग्राउंड में जाकर वॉक कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो देखिए तो आपको फेस वॉश करना चाहिए ना। देखिए अगर आप फेस वॉश नहीं भी यूज कर रहे हैं, सोप नहीं भी यूज कर रहे हैं, आप पानी से वॉश करें। जितना आप पानी से वॉश करेंगे तो जो भी आपका ऑयल निकला हुआ है वो आपके पानी से वॉश हो जाएगा। सही। अच्छा ये बात हम क्लियर कर दें कि डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आप चेहरा ना धोए, उन्होंने कहा पानी से वॉश करना है। और देखिए सर्दियों में भी हमें नीड होती है कि हम पानी से 5 से 6 मरतबा जो है सिर्फ वॉश करें। उससे ओपन पोर्स नहीं होते, क्योंकि एक वैसे हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होती, पानी तो हम ज़्यादा पीते नहीं है। डॉक्टर साहिबा ये मुझे बताइए, मैंने पिछले दिनों देख लिया 3-4 कुछ लोगों को, उन्होंने कहा जी मैं एक्नी में, तो उन्होंने कहा एक्नी ना मसाम बेसिक खुले होते हैं तो इसको बंद करने के लिए मुंह पे ना वो लगाना है लीमू। अच्छा, और वो लीमू ने तो धमाका कर दिया स्किन पे। आप कभी भी देखें लीमू जो है एक्ट एज एन एस्ट्रिंजेंट, अगर आप डायरेक्टली उसको स्किन पे लगाएंगे, लीमू इज़ ए वेरी ट्रिकी वेजिटेबल। वो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन है, कभी भी डायरेक्टली आप नहीं अप्लाई कर सकते। इन एनी केस आप ड्रॉप जो है वो पानी में डालकर एज ए टोनर बना सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। वो भी आपको टाइप ऑफ स्किन पता हो। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले तो कभी भी नहीं लगा सकते और डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब अगर आपको सूट करता है, अगर बहुत ऑयली स्किन है, देखिए मुझे नहीं सूट करता, मेरी बहुत ऑयली स्किन है, ठीक है। एक आपके जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है कि आपको लीमू सूट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपने ग्लूटेन एलर्जी की बात करी थी, आप लीमू पानी पीते हैं उनको ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट चीज़ आप अगर लगाते हैं, आप पैच टेस्ट करिए यहाँ गर्दन पर, आप यहाँ पे करिए। अगर आपको दाने, या बहुत सारे लोगों को बैकनी होती है, बैक पे जो एक्नी होती है, आप वहाँ पर लगा कर देख लीजिए। वो लीमू को डायरेक्टली कभी भी नहीं अप्लाई किया जाता, आप इन्हें टोनर फॉर्म कर सकते हैं। वो भी टोनर मैं इस तरह बताती हूँ जो कि बहुत सारी कंपनीज का मिलता है। आपने नॉर्मल पानी लेना है, जैसे मिनरल वाटर लिया आपने, क्योंकि उसमें सोडियम कैल्शियम वगैरह की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें जस्ट 2 ड्रॉप्स आप डालेंगे लेमन के, और इतनी सी चुटकी सोडा डालेंगे, लेकिन और मिक्स करके आपने वो स्प्रे करना है सुबह दोपहर रात। तो वो लोग जिनको मुंह धोने की बीमारी नहीं होती, वो नहीं वॉश करना चाहते, तो वो बॉटल में बना कर रखें और एज ए टोनर यूज़ करें। दैट मिनिमाइज। क्यों? सोडा बेसिकली आपकी स्किन के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिकली जो वो लोग जिनकी एक्नी की प्रॉब्लम होती है, उनकी रात को बेड पे सोने से पहले रूटीन क्या होनी चाहिए, और सुबह उठ के सबसे पहले उनको क्या चीज़ करनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले रूटीन तो ये होना चाहिए कि ना आप अपनी पहले तो टाइप ऑफ स्किन आपको पता हो और लेयरिंग सीखिए। लेयरिंग क्या होती है कि अगर मेरी ऑयली स्किन है तो सबसे पहले मैं किसी भी अच्छे कोई भी AHA BHA के टोनर से पहले स्किन वाइप करूँगी, उसके बाद मैं पानी से वॉश करूँगी। देन अगर फिर भी नोज़ के अराउंड मेरे ऑयल है या मैंने मेकअप किया हुआ था तो मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी, आइडियली सैलिसिलिक एसिड का। लेकिन सर्दियों में सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश नहीं यूज़ किया जाता। आप मार्च ऑनवर्ड्स से लेकर अक्टूबर तक के सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और फिर इतना सा मैंने फेस वॉश या न्यूट्रल पीएच का एनी फेस वॉश आप ले लीजिए, आपने वॉश किया, उसके बाद आप हाइलोनिक एसिड लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी आपकी क्रीम है, जो बच्चे हैं टीनेज एक्नी है उनको जिंक बेस्ड क्रीम लगानी होती है। अच्छा, जिंक प्लस ग्लाइकोलिक एसिड, जिंक प्लस कैफीन, ये नॉर्मल इजीली 1% हार्डली चाहिए होती है। जहां आपको पिंपल हो रहे हैं आपने मसाज कर लिया, फिर भी अगर आपके कोई सिस्टिक एक्नी है उस पर कोई भी क्लिंडामाइसिन का जेल लगा लीजिए, सिर्फ अप्लाई करना है। अगर आप इनिशियली ये करेंगे आपकी एक्नी फिनिश हो जाएगी। आपको किसी भी एंटीबायोटिक की या विटामिन ए या ट्रेटिनोइन या आइसोट्रेटिनोइन के कोर्स की नीड नहीं होगी। सिर्फ आपने डाइट अच्छी रखी, डाइट अच्छी करिए, और बनाना तो आपने ज़रूर खाना है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद थी। और देखिए, जब आपको एक्नी होती है तो सिर्फ आपको चेहरे पे इलाज नहीं करने की ज़रूरत होती है, आपको इनसाइड भी इलाज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे थे जो एक्नी को ट्रिगर करती है। मैं जो छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद ज़रा मैं बात करूंगी प्याज की, क्योंकि प्याज को काटते हुए लोगों की आंखों में से आंसू निकलते थे, लेकिन अब तो प्याज खरीदते हुए भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर 1 किलो प्याज के वाले से बात करूं तो तकरीबन अभी इसकी कीमत जो है वो 250 से 300 और बहुत सारी जगहों पर तो 350 तक जो है ये पहुंच गई है। मतलब इतना महंगा प्याज हो गया है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी हांडियों प्याज के बगैर तो उनमें रौनक ही कोई नहीं है, ना प्याज के बगैर में टेस्ट है। खाना भी बनाना है, लोग काफ़ी सारा परेशान भी हैं। और क्यों इतनी कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं होलसेल वेजिटेबल एसोसिएशन के सदर शेख मोहम्मद शाह, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वेलकम टू माय शो। शेख साहब, क्या हो गया ये प्याजों को, ये क्या हो हमारी लोगों की औकात से बाहर हो गए? असल में प्याज बहुत है, बट ये है कि एक्सपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान को ज़रा मुबादला की भी ज़रूरत है, तो लोग चाहे मर जाए प्याज के बगैर। हाँ, ऐसा तो नहीं है, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो रही है, मगर एक्सपोर्ट जो है वो नीड है पाकिस्तान की इस वक्त ना। तो प्याज लोगों की भी तो नीड है। ये चीज़ वैसे मुझे बताइए, जब हम चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बना रहे होते हैं और जब किसी भी एक पर्टिकुलर उसको फल सब्जी के लिए चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देखते कि जी हाँ, हमारी लोगों की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और एक्सपोर्ट भी हो जाए। मतलब हम अपने लोगों को भी प्रायोरिटाइज़ करेंगे ना, बजाय कि हम एक्सपोर्ट में ही सब चीज़ें आगे भेज देंगे। एग्जैक्ट, बहुत अच्छी बात की। इसी का फुकदान है, इसी पॉलिसी का फुकदान है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि जब भी चाहे, जैसे खुदरो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसी तरह कोई काम है, एक्सपोर्ट हो रही तो हो रही है। और कभी ये चीज़ें आप देखें कि बिल्कुल नॉर्मल सतह पे ये कम होती हैं, 10-15 रुपए किलो होती हैं, और कभी ये सैकड़ों रुपए किलो होती हैं जो आवाम की पहुँच से बाहर हो जाती हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी पॉलिसी है, यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी में बारहा आपके चैनल से भी वैसे भी हम कहते रहे, हुकूमत पर आवाज़ देते रहे हैं कि देखें इसकी कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जब हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी ना हो रही हों तो तब एक्सपोर्ट ना की जाए वो चीज़ें ना, आवाम का भी हक है। क्योंकि देखिए ये बातें भी होती हैं, बहुत सारी जगहों पर देखा भी है कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ महंगे दामों में किसी दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोस में ही, हमारे रीजन में जो बड़े मुल्क हैं, उसने ये एक पॉलिसी है कि वो बैन लगा देते हैं जब देखते हैं कि हम आवाम को चीज़ महंगी हो रही है, तो वो एक्सपोर्ट को अपनी को उस पर बैन लगाते हैं, उसको कम कर देते हैं या उसका कोटा मुकर्रर कर देते हैं। हल है, सोल्यूशन है उसका, मगर हमारे यहाँ उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो जो लैक ऑफ प्लानिंग भी तो है, तो ये कौन से लैक ऑफ प्लानिंग कौन से एंड से ज़्यादा आ रही है? ये आप हुकूमत की तरफ से आ रही है ना भाई। एक्सपोर्टर तो देखें वो खदमत कर रहा है, एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्ट करेगा, ज़रा बाद लाएगा, तमाम टैक्सेस पे करेगा, उसका कोटा आपने फिक्स किया, उसका नहीं, कोटा फिक्स नहीं किया ना। अब मैं ये कहता हूँ कि आपके चैनल से ये पैगाम हुकूमत को देना चाह रहे हैं कि आप इसका कोटा मुकर्रर कर दें। आप अभी मोनोपोली है कुछ 1-2 पार्टीज की ना, वो ह्यूज क्वांटिटी में जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े सरमायादार हैं, वो इन्वेस्ट करके और वो उनको वहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। खुद ही वो LCB खोल लेते हैं किसी भी रेट पे। अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने कहा है कि 1200 पर डॉलर जो है उसका रेट किया जाए ना एक्सपोर्ट का, जबकि 800 850 चल रहा है। तो अब ये हर पार्टी नहीं कर पाएगी, जिनकी मोनोपोली है वो पार्टियां 1200 की भी जो है वो रेट पे करके, क्योंकि उनका तो उधर आगे भी सेटअप है, इधर भी सेटअप है, वो तो फायदे में ही है। हाँ, तो हुकूमत को इस पे एक्शन लेना है कि अगर वो हुकूमत है इसकी कोटा मुकर्रर कर दे, हल है, हर मसले का हल होता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता हुकूमत। लेकिन आपसे बात करके मुझे चीज़ पता चली कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्याज इतना काश नहीं किया जा रहा, प्याज काफ़ी मौजूद है, बहुत मौजूद है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुझे बताएं कि फिर ये जो किल्लत है, जो मतलब और जो महंगी प्याज है, ये क्या, इसको अवाम अब क्या कर सकती है कि अवाम के बॉयकॉट कर दे? क्योंकि हमारे पास यही एंड में सोल्यूशन रहता है कि जी कोई चीज़ महंगी होती है आप बॉयकॉट कर दे, क्योंकि जो प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी ने तो कुछ करना ही नहीं है ना। आपने जो कहा ना, देखें हर हांडी की ज़रूरत है, प्याज के बगैर कोई हांडी मुकम्मल होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हल है, हुकूमत जो होश के नाखून ले और इसके कोटा मुकर्रर कर दे और इसकी क्वांटिटी मुकर्रर, कोटा जब मुकर्रर हो गएगा तो आपके रेट भी कम हो जाएंगे। अभी रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मैंने अपनी लाइफ में 50 साल की, ये मेरी बिजनेस की लाइफ है, उसके अंदर मैंने नहीं देखा कि 9000 रुपये पर मन जो है एक्सपोर्ट, और उस रेट पे एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है इस रेट पे। तो ये अलमिया है, देखें ना, आवाम के लिए ये बहुत दुख वाली बात है। मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत कुछ करे, ठीक है, मैं कह दी जी निगरान हुकूमत तो कह दी बहुत अच्छे काम किए निगरान, लेकिन आगे जाके ये ना करेगी जी हमारा जिम्मा तोश पोश, तो खुदा के लिए कुछ जरूर करे आवाम के लिए। शुक्रिया जी, शाहजहां साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अभी जनाब जाते जाते मैं आपको
एक ऐसी वीडियो दिखाने लगी हूँ कि अगर आपकी अम्मियाँ वो देख लेंगी तो आपकी अम्मियाँ कहेंगी कि तुमसे अच्छे तो ये चूहे जो घर के काम भी करते थे। एक शख्स वो घर में उसने देखा कि भी वो उसकी जो चीज़ें बिखरी वार होती थी और जब सुबह उठता था तो सारी सिमटी भी होती थी। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था बंदा, उसने अपने घर में जनाब लगा दिया एक कैमरा रात के टाइम। और फिर जब वो सुबह उठा, रॉडनी हॉलब्रुक उस बंदे का नाम था, जब वो सुबह उठा तो उसने देखा, क्या देखा ज़रा आपके सामने शेयर करते कि एक चूहा था सफाई पसंद, ओसीडी चूहे को प्रॉब्लम थी। ये चूहा रात के टाइम उसकी तमाम तर चीज़ें जो थी, अपने बेचारा देखे लगा हुआ छोटा सा, तमाम सी चीज़ें जो सुबह जो बिखरी हुई होती थी उसकी समेटता था। ये आप देखते थे कि ये प्रॉब्लली ये एस्ट्रे है जो हम शायद इसको देख रहे हैं। ये ज़रा अगर मुझे ठीक है ये एस्ट्रे है, ठीक है जी। पूरा कचरा जो बाहर होता था वो सारा देखें, ये देखें, बहुत सफाई पसंद चूहा। पता नहीं, हाँ ये पता नहीं किस अम्मियाँ कह रही होंगी कि तुमसे अच्छे ये चूहे, तुम चूहों से जाके ट्रेनिंग ले लो, लेकिन ये देखें बड़ा सफाई पसंद चूहा इसको करार दिया है जी रॉडनी हॉलब्रुक ने। तो जनाब हमें वैसे चूहों से कितनी कोफ्त होती ना, लेकिन ऐसे चूहे हो तो मैं तो खैर फिर भी बर्दाश्त ना करूँ। चलें, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।